नमस्कार दोस्तों। 9 मंथ की रिजल्ट श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे टीटी की प्रेस्टीज कंपनी के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं उन्हीं की टैगलाइन से, जो कहते हैं स्टॉक से करे प्यार, तो एनालिसिस से कैसे करें इनकार। इस वीडियो के मुख्य बिंदु रहेंगे एक ब्रीफ इंट्रो, फिर हम करेंगे एनालिसिस सेक्टर का, कंपनी की क्वालिटी का और उसके हिस्टोरिकल डाटा का। उसके बाद हम जानेंगे करंट ट्रेंड्स जो पिछले गत वर्ष में कंपनी ने शो किए हैं, और उन सब के आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में कंपनी कहाँ तक जाएगी। और फाइनली हम देखेंगे कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स हैं उनका टेक्निकल चार्ट्स पे क्या असर पड़ता है, और टेक्निकल चार्ट अपने आप में क्या कहता है इस कंपनी के बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक अपने बारे में ही में। नमस्कार, मैं महेश चावला प्रॉफिट फ्रॉम इट दिल्ली की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ, दिल्ली बेस्ड, और पिछले 30 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। सन 2017 में मैंने 4 दिन का एक ऑफलाइन कोर्स किया था पीयूष सर के साथ दिल्ली में ही। वो कोर्स काफी इंटरैक्टिव था, मेरे लिए काफी नॉलेजेबल था, आई ओपनर था। और फाइनली 2021 जून बैच से मैंने ऑनलाइन कोर्स किया, 4 मंथ का 4 मंथ ऑनलाइन कोर्स। करने के बाद मेरी स्टॉक एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, क्वालिटी को, उसको कंपनी को ढूंढना क्वालिटी के साथ में, उनकी कब एंट्री पॉइंट्स रहेंगे, कब उनकी बाय रेंज आ रही है, उनके क्या एग्जिट पॉइंट्स होंगे, प्रॉफिट बुकिंग क्या रहेगी, काफी कुछ सीखने को जानने को मिला है। और दिन ब दिन वो नॉलेज, वो कॉन्फिडेंस इंप्रूव ही होता नजर आ रहा है। मैं अपनी तरफ से, प्रॉफिट फ्रॉम इट की फैमिली की तरफ से पीयूष सर का काफी आभारी हूँ कि जो ये सब कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आगे सेक्टर एनालिसिस से। तो आइए, सेक्टर एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ इंडस्ट्री के बारे में जानें। ये इंडस्ट्री क्या कहती है। ये कंपनी एक हाउसहोल्ड इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, जिसमें बहुत तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर, कुकवेयर, कैसरोल, मिक्सर ग्राइंडर्स, इंडक्शन कुकटॉप, गैस स्टोव्स और बहुत सारे। सेक्टर एनालिसिस, आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस सेक्टर का एवोल्यूशन हिंदुस्तान में 80 के दशक में शुरू हुआ, जब उस समय कहते थे कि एक प्रेशर कुकर एक हिंदुस्तानी किचन के अंदर में मॉडर्न गैजेट है। असली शुरुआत इस सेक्टर की हुई सन 1990 के दशक के अंदर में, जब किचन्स के अंदर में, इंडियन किचन्स के अंदर में माइक्रोवेव ने आके धमाका किया। और उसके बाद से सेक्टर जो आगे चलना शुरू हुआ है, तो वो फिर बढ़ ही रहा है, दिन ब दिन इंडस्ट्री तरक्की ही कर रही है इसके अंदर में। ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, तो मार्केट वैल्यू जो यूएस के अंदर में अभी इसकी 1,27,500 करोड़ की है, और उसके मुकाबले कंपेरेटिव 10,500 करोड़ का ही सिर्फ इंडियन मार्केट का शेयर है। और मार्केट ग्रोथ के हिसाब से, जो कि यूएस मार्केट 3.1% पे बढ़ रही है और इंडियन ग्रो मार्केट उसकी ग्रोथ 21% की है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले अगले 16 वर्षों में, सन 2040 तक, इंडियन मार्केट वैल्यू यूएस मार्केट वैल्यू से आगे निकल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा उपलक्ष्य होगा, बहुत बड़ा साल होगा वो इंडियन इकोनॉमी के लिए। और आज के सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो मात्र 35 से 40% कंपनियां ही ऐसी हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रही हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में हम और कंपनीज को इसके अंदर में आता हुआ देखेंगे, और इस सेक्टर को और बड़ा होता हुआ देखेंगे। और ये सेक्टर इतना विशाल है अपनी कैटेगरीज के हिसाब से, कि इतनी सारी कंपनी होने के बावजूद भी एक भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है इस सेक्टर के अंदर में जो इस सेक्टर की सारी कैटेगरीज को पूरा कर सकती हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर में हर कंपनी अपनी अपनी एक निश सेगमेंट के अंदर में है। कोई शायद 2 या 3 कंपनी ऐसी होंगी जो आपस में एक दूसरे के साथ सेक्टर के साथ ओवरलैप करेंगी, और इस चीज को हम आगे आने वाले और डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। और आज की डेट में टेक इतना घुस चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर में भी, ये इंडस्ट्री आज की डेट में टेक मार्ट की तरह काम कर रही है, जहां पे अक्सर आए दिन नई नई इनोवेशंस आ रही हैं और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, और नई नई तरीका से चीजों को प्रेजेंट करके मार्केट किया जा रहा है, जिससे इस सेक्टर को काफी ग्रोथ और बूस्ट मिल रहा है। इस सेक्टर की हिंदुस्तान में टोटल मार्केट कैप 36,400 करोड़ की है, जिसके अंदर में से 35% टीटी के प्रेस्टीज के पास में है। उसके बाद बोरोरिनी और लाओपाला है, और हॉकिंस के पास मात्र 9% भी नहीं है। टीटीके का 35% की वैल्यू लगभग 13,500 करोड़ की सेक्टर वाइज बनती है। इस कंपनी को 1955 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और अब तक की इसकी काफी अचीवमेंट्स के अंदर में इनकी रिसेंट अचीवमेंट ये है कि इन्होंने अपना सभी तरह का इंपोर्ट चाइना से सन 2021 में, उसके बाद से अप्रैल 2021 के बाद से बंद कर दिया है। तो आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए काफी बड़ी
एक उपलब्धि भी इसे कह सकते हैं हम लोग। इस कंपनी के बारे में थोड़ा और जानने से पहले बाकी थोड़ा कंपनीज के बारे में भी हम जान लेते हैं कि जैसे कि ये 24% के साथ में बोरो रिन्यू ये बनाती है ग्लास और सोलर ग्लास पर फोटोवोल्टिक पैनल्स। लाओपाला 12% के साथ में ये ओपल ग्लास टेबलवेयर और क्रिस्टल वेयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। बोरोसिल बनाती है ओपल वेयर, किचन अप्लायंसेस, स्टोरेज प्रोडक्ट्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स एंड फार्मा पैकिंग। एक्रिसिल सिर्फ 6% के साथ में है यहाँ पे। वो बनाती है क्वार्ट्ज के सिंक, वॉश बेसन्स, एसएस के सिंक्स, faucets, food waste disposers, kitchen appliances like hobs, chimneys, ovens, wine chillers, etc. और 9% के आसपास के वैल्यू मार्केट वैल्यू हॉकिंस के पास में है, जो कि प्रेशर कुकर के काम में है। तो हम ये कह सकते हैं कि हॉकिंस और टीटीके प्रेस्टीज ही ऐसी कंपनी है इस पूरे सेक्टर में जो कि इस लिस्टेड स्पेस के अंदर में जो कि एक दूसरे के प्रोडक्ट को टक्कर देती हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। इसमें टीटीके को 35% का शेयर मिलता है और हॉकिंस को मिलता है सिर्फ 9% का। सेक्टर एनालिसिस के बाद आइए दोस्तों कुछ क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी की क्वालिटी क्या है। सेक्टर की सेल्स पूरी 4,600 करोड़ की आती है। उसमें से मैक्सिमम 47% टीटीके प्रेस्टीज रिस्पॉन्सिबल है सेल्स के लिए और सेकंड नंबर 16% के साथ में हॉकिंस कुकर्स का सेल आता है। सेक्टर का प्रॉफिट 493 करोड़ का है, उसमें से 44% टीटीके प्रेस्टीज प्रोवाइड करता है और बोरो रिन्यू के पास 17% और हॉकिंस 15% के साथ आता है। तो मार्केट कैप के साथ सेक्टर सेल्स और प्रॉफिट के साथ अगर हम देखते हैं तो टीटीके प्रेस्टीज हर लिहाज से अच्छा लीडर सामने आता है। अगर हम उसके रेवेन्यू बाइफरकेशन को देखते हैं टीटीके प्रेस्टीज के, इस रेवेन्यू के अंदर में इनके डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स इंक्लूड हैं। तो प्रेशर कुकर हमें दिखता है काफी बड़ी सेगमेंट है अपने आप में एक इनकी कंपनी की। उसके बाद आता है अदर किचन अप्लायंसेस, कुकवेयर्स, गैस स्टोव्स और बाकी की। और एक छोटी सी इनका नया वर्टिकल सेगमेंट शुरू हुआ है क्लीनिंग सॉल्यूशंस का। वो छोटा है अभी पर उसकी ग्रोथ काफी अच्छी है और उसकी सेल्स भी 50 करोड़ तक आनी शुरू हो चुकी है। तो आने वाले भविष्य में अगले 5 साल 7 साल में देखेंगे ये सेल्स काफी बढ़ चुकी होगी इसके अंदर में। नेक्स्ट सेगमेंट है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनीज का, पूरे सेक्टर का इस सेक्टर देख रहे हैं। तो इसमें हॉकिन कुकर्स जो कि काफी पुरानी कंपनी है और उसकी एमएनसी के रूट्स हैं, वो 45% की उसकी आरओई है। सेम एक्रेसिल, वो एक बहुत छोटी कंपनी है, उसकी भी फॉरेन रूट्स हैं, उसकी 21% की आरओई है। और टीटीके प्रेस्टीज जो इस ग्रुप की लीडर है, इस पूरे सेक्टर का राजा है, उसकी 16% की आरओई है जो कि काफी अच्छी है इस महीने में। और हम ये देख रहे हैं कि व्यान इंडस्ट्रीज यहाँ पे -76% के ऊपर में, जो काफी बहुचर्चित रह चुकी पिछले कुछ महीनों में। अगर हम कंपनी के आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें तो हम देखते हैं कि लॉ वाला इस सेक्टर के अंदर में काफी अच्छे नंबर के साथ 200+ के साथ इस सेक्टर को लीड करती है। पर क्योंकि ये सेक्टर की लीडर नहीं है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और टीटीके प्रेस्टीज इस सेक्टर की लीडर होने के साथ काफी अच्छे नंबर 57 के साथ आईसीआर पे है, तो इस पैरामीटर पे कंपनी खरी उतरती है। नेक्स्ट पैरामीटर हम चेक करते हैं डेब्ट टू इक्विटी का। तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि टीटीके प्रेस्टीज, बोरो रिन्यू, लाओपाला, बोरो लिमिटेड, हॉकिन कुकर्स और इवन एक्रिसिल, इन सब के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफी अच्छे रेंज में है। टीटीके प्रेस्टीज का 2.68% भी काफी अच्छी रेंज में, बहुत अच्छी रेंज में है। और उससे बेहतर सिर्फ लाओपाला और बोरो लिमिटेड का है जो कि 0.35 और 0.08% है। पर हम जो कि टीटीके प्रेस्टीज एक लीडर है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 2.68 इस कंपनी के लिए ये पैरामीटर भी सही साबित होता है और ये कंपनी अप्रूव होती है इस पैरामीटर के ऊपर पे भी। इस कंपनी की मेजर कॉस्ट एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो देखते हैं कि मटेरियल कॉस्ट 22.7% पे आता है और नेक्स्ट हाईएस्ट कॉस्ट है 10% की, वो है एम्प्लॉय कॉस्ट। तो एज सच एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं है, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट ही उनका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है कॉस्ट के लिए। अगर हम कंपनी के पीयर इन्वेस्टर्स देखते हैं, सपोज अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और जानना चाहेंगे कि हमारे साथ और कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं, तो हम ये पाते हैं कि कंपनी के जो पहले 75% प्रमोटर्स शेयर्स थे वो घट के 70% हो गए हैं। ये सिर्फ सेबी की गाइडलाइंस की वजह से है जिसपे उन्होंने प्रमोटर्स की होल्डिंग को रिस्ट्रिक्ट किया है। और 70% प्रमोटर्स की होल्डिंग होना एक कंपनी में उस कंपनी के लिए बहुत कुछ कहता है कि प्रमोटर्स को बहुत विश्वास है अपनी इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में। और हम ये भी आगे देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड जो 3.6% पे था उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा के 13% कर लिया है। एफआईज ने 2.3 से बढ़ाकर के 10% कर लिया है। तो ये कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को डिफाइन करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका शो करते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर्स कभी 15% से ज्यादा हुआ करता था, उन्होंने अपने जरा से
स्टॉक के भागने के बाद अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, और घट करके सिर्फ एग्जिट करके के सिर्फ 7% पर ही आगे मात्र रुक गए हैं। जिस कंपनी में 70% प्रमोटर्स बैठा हो, एमएफ और एफपीआई हो, वहां पे वेल्थ, इस ऐसे बढ़िया वेल्थ क्रिएटर को छोड़ के निकल जाना समझदारी की निशानी नहीं होती है। तो इतना सब कुछ कंपनी के बारे में, सेक्टर के बारे में एनालिसिस करने के बाद आइए देखते हैं कि यह कंपनी का पुरानी इतिहास क्या कहता है, उसकी हिस्ट्री क्या कहती है। डाटा एनालिसिस करते हैं इसका। ये कंपनी 140 करोड़ का जो बिजनेस करती थी सन 2000 में, वो बढ़ बढ़ के 2021 में 2100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो गया है, जो कि सेल्स 16 गुना हो चुकी है। सेल्स 15% सीएजीए के साथ पिछले 20 वर्षों में। और अगर हम छोटी छोटी और बड़ी रेड बिल्डिंग्स को देखें, ब्लॉक्स को देखें, तो ये सेल्स को शो करते हैं जिस साल में उनकी सेल्स डी ग्रोथ में थी अपने पिछले साल के कंपैरेटिवली। जैसे 2001 में 139 करोड़ थी, उससे पिछले साल 140 करोड़ थी, 2002 में 141 थी और 2003 में 113 करोड़ थी। ऐसे ही 2014 और 2020 में भी। इस कंपनी के सेल्स ट्रेंड को देखते हुए अनुमान कर सकते हैं कि 2022 में ये कंपनी 2600 करोड़ से ऊपर का बिजनेस क्लोज करेगी, जो कि अपने आप में एक लाइफ टाइम हाई सेल्स होंगी इनकी। अगर इस कंपनी का मार्जिन लाइन चेक करें तो ये -10% कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन शो किया था 2003 में, और मैक्सिमम 2018 में उन्होंने 14% का प्रॉफिट शेयर मार्जिन शो किया था। और ऑन एन एवरेज 11% का मार्जिन कंपनी का पिछले 20 वर्ष में पाया गया है। अगर इस कंपनी की हम प्रॉफिट हिस्ट्री देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि 2003 में मात्र एक ही ऐसा वर्ष था जब उन्होंने 11 करोड़ का लॉस किया है। उसके अलावा इनके प्रॉफिट्स तो 2000 में 4 करोड़ थे, वो बढ़कर के 263 करोड़ 2018 में, और 2021 में 237 करोड़ हो गए। तो प्रॉफिट की जो ग्रोथ रही है वो 153 टाइम्स रही है, 29% सीएजीआर के साथ पिछले 20 वर्ष में। काफी अच्छी ग्रोथ को इसको हम कह सकते हैं। और इस ट्रेंड को, प्रॉफिट ग्रोथ को कंटिन्यू करते हुए अगर हम देखें तो इस वर्ष हम अनुमान कर सकते हैं कि इस कंपनी को 300 करोड़ से ऊपर तक का प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि इस कंपनी के लिए लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इस वर्ष के अंदर में इन्फ्लेशन ने करेक्शन फेज काफी स्ट्रांगली रखा है मार्केट के अंदर में। इन्फ्लेशन ने बहुत इफेक्ट किया है कंपनीज के प्रॉफिट्स को, कई बहुत प्रॉफिट खा गई है इन्फ्लेशन ये। पर ये कंपनी अगर इस पीरियड में भी 300 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर पा रही, जो कि इनके लिए लाइफ टाइम हाई है, तो इससे इस कंपनी की मजबूती मैनेजमेंट की मालूम पड़ती है, बहुत स्ट्रांग है। और साथ में इस कंपनी का जो ब्रांड है टीटीके प्रेस्टीज, उसकी भी मजबूती मालूम पड़ती है कि इन्फ्लेशन के कारण जो भी प्राइस हाइक होता है ये कस्टमर को बड़ी आसानी से आगे पास ऑन कर देते हैं, तो उससे इनके प्रॉफिट्स नहीं टूटते हैं। तो ये दो पैरामीटर्स भी इस कंपनी के लिए प्लस पॉइंट्स हैं। इस शीट्स में हम देख रहे हैं कि कंपनी के जो मार्जिन 2003 में -10% थे, क्योंकि उनको उस साल में घाटा हुआ था, और मैक्सिमम 2018 में 14% थे। तो ऑन एन एवरेज कंपनी ने 11% का मार्जिन अचीव किया है पिछले 20 साल में कंसिस्टेंटली। और रिजर्व्स जो कि 2000 के अंदर में 69 करोड़ का था, वो बढ़कर करके रेगुलरली 1491 करोड़ हो गया 2021 तक का, और उम्मीद है कि 2022 में 1700 करोड़ को ये पार कर जाएगा। तो रिजर्व्स के अंदर में 22 टाइम्स की ग्रोथ हुई है एट 17% सीएजीआर इन द लास्ट 20 ईयर्स। तो इस स्लाइड में हमें इस कंपनी का पूरा इतिहास नजर आ रहा है, हाई प्राइस और लो प्राइस की वेरिएशंस कैसे रही हैं इसके अंदर में। आप ये अच्छे से देख सकते हैं इसके अंदर में कि कभी भी स्टॉक की मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, हमेशा एक रेंज बाउंड ही रहता है, चाहे वो रैली मोड में हो या चाहे करेक्शन फेज में हो। स्टॉक जब भी रैली मोड में हो तो हमें उसको, स्टॉक को परचेज करने के लिए जंप नहीं करना चाहिए, उछल नहीं पड़ना चाहिए। और अगर वो करेक्शन फेज में कहीं पे चल भी रहा है तो उसके लिए हमें उससे परेशान नहीं हो जाना चाहिए। और बीइंग ए वैल्यू इन्वेस्टर, हमें इस स्टॉक को, अपने स्टॉक्स को हमेशा लोअर रेंज के आसपास ही लेना चाहिए, ताकि उससे हमारी इफेक्टिव यील्ड इंप्रूव हो सके, बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, अभी तक सेक्टर की मूवमेंट, कंपनी की ट्रेंड्स और बाकी सब चीजें देखने के बाद आइए जानते हैं कि कंपनी ने अपने रीसेंट करंट ट्रेंड्स, जो कि पिछले एक साल तक की उनकी मूवमेंट दर्शाता है, उसमें क्या किया, और उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का भविष्य कैसा हो सकता है। Q1 21 में हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से मार्केट्स क्लोज थी, बिजनेसेस पूरे बंद थे, ठप थे, सेल्स बिल्कुल सबकी टूटी हुई थी। तो इस कंपनी की भी सेल्स 51% तक माइनस में थी। और जैसे ही बिजनेस अगले नेक्स्ट क्वार्टर्स में Q2 में, हाफ ईयरली में, H1 में और 9 मंथ्स में खुला, तो उनकी सेल्स रिकवर हो गई, और अल्टीमेटली साल की क्लोजिंग मार्च तक आते आते 5% प्लस के साथ सेल्स ग्रोथ के साथ क्लोज किया।
तो इस बात पे हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी ने कंट्री की जीडीपी को आउट परफॉर्म किया, क्योंकि वो उस समय -7% पे थी। और हाँ, पर इस कंपनी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं किया, निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि इस समय में निफ्टी ने +21% की रिटर्न्स दी थी। अगर हम Q1 22 की बात करें तो उसमें हमें 77% का सेल्स में जंप नजर आता है, जो कि Q1 के लोअर बेस की वजह से दिखता है। पर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स के अंदर में 46% पे हो गया, और इस 9 मंथ क्लोजिंग पे 27% का हमें सेल्स में ग्रोथ दिखा है। इस ट्रेंड से हमें अंदाजा लगता है, हमें अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल की क्लोजिंग तक ये कंपनी 20% सेल्स ग्रोथ के साथ क्लोज करेगी बाय मार्च 2022। तो आइए देखते हैं कि करंट प्रॉफिट ट्रेंड से कहते हैं इसके दोस्तों। सेम Q1 21 में जब मार्केट्स पूरी तरह क्लोज थी तो इनके प्रॉफिट्स 94% तक टूट गए थे, जो कि 36 करोड़ थे। उससे पहले प्रीवियस Q1 20 में घट के सिर्फ मात्र 2 करोड़ ही रह गए थे। और जैसे ही मार्केट खुली उनके प्रॉफिट्स भी इंप्रूव हुए, तो -42% और -14% के बाद इन्होंने अपना जो साल क्लोज किया वो 28% प्रॉफिट ग्रोथ के साथ क्लोज किया था। और Q1 22 के अंदर में इनके प्रॉफिट्स 2 करोड़ से फिर से 30 करोड़ बन गए जब, तो वो हमें 1300% प्लस का जंप नजर आता है। और Q2 के अंदर में 98%, और रिसेंटली 9 मंथ क्लोजिंग में 48% का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल की क्लोजिंग तक मार्च 2022 हमें 30% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट और सेल्स दोनों ही लाइफ टाइम हाई अचीव होने वाली है इस साल इस कंपनी में। तो हम कह सकते हैं बड़े स्ट्रांगली कि इस साल कंपनी लाइफ टाइम प्राइस को भी शो करेगी। तो अभी तक हमने दोस्तों जो सेक्टर का ग्रोथ, कंपनी की क्वालिटी, उनके हिस्टोरिकल बिहेवियर और उनके करंट ट्रेंड्स देखें, तो अब हम बड़ी स्ट्रांगली उनके फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अभी फ्यूचर क्या कहता है इस कंपनी के बारे में। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये साल 2600 करोड़ की सेल्स कंपनी करेगी, जो बढ़कर के 2030 के अंदर में 6600 करोड़ की हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं 2035 तक 11800 करोड़ की सेल ही कंपनी कर रही होगी। प्रॉफिट्स की बात करें तो 308 करोड़ का इस साल का हमारा अनुमान है कि इस कंपनी को प्रॉफिट होगा, जो कि बढ़कर के 780 करोड़ का प्रॉफिट 2030 तक हो जाएगा, और वो 1400 करोड़ का प्रॉफिट 2035 में हो जाएगा। ईपीएस जो अभी 22 रुपए का है वो बढ़कर के 56 का हो जाएगा 2030 में, और 100 रुपए का हो जाएगा 2035 तक। शेयर की फेयर वैल्यू 810 रुपए की इस साल की निकलती 2022 की, और आज की डेट में फेयर वैल्यू के पास में ये शेयर चल रहा है। और 2030 में इसकी फेयर वैल्यू 2000 रुपए की होगी, और 2035 तक ये 3600 रुपए तक की फेयर वैल्यू हो जाएगी इस शेयर की। टेक्निकल्स क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स कैसे इस टेक्निकल्स को, चार्ट को उनके इफेक्ट करते हैं, या जो हमने फंडामेंटल्स स्टडी में देखा और समझा, क्या वो टेक्निकल चार्ट पे नजर आता है। आइए देखते हैं इस सेक्शन में। इस स्टॉक की बाय रेंज हमें 912 से 606 की लगती मिलती है। 912 से 6 से नीचे और 606 तक अगर जब कोई स्टॉक ही आता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। 685 जो कि 50 में है, 700 के आसपास में बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है इसकी। 855 का अभी आज का करंट प्राइस इस स्टॉक का चल रहा है, तो अभी एसआईपी जोन में ये प्राइस है। अगर हम 700 के आसपास ही ले पाते हैं तो बहुत अच्छी हमें बाय मिलेगी इस चीज के लिए। शॉर्ट टर्म में 1 ईयर टारगेट हमारा 1524 का रह रहा है, और मिड टर्म में इसका टारगेट 3 इयर्स का 2014 का है। और लॉन्ग टर्म में भी इस स्टॉक के लिए हम काफी बुलिश हैं। चार्ट पे इस स्टॉक की बाय रेंज 912 से 606 रुपए की निकल करके आती है। आज की डेट का प्राइस 855 रुपए का स्टॉक है, तो ये अपनी बाय रेंज में है। हम इसको एसआईपी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम इसको 700 रुपए जो कि 50 मेमा के आसपास होगा, उस पर हमें एक अच्छी बाय मिल सकती है अगर ये स्टॉक वहां पर आता है तो। शॉर्ट टर्म में 1 ईयर टारगेट इस स्टॉक का हम लोग 1524 रख सकते हैं, और मिड टर्म में 3 ईयर टारगेट इसका 2014 रहेगा। लॉन्ग टर्म में भी हम इस स्टॉक पे काफी बुलिश हैं। आइए दोस्तों, आपको टेक्निकल्स का फंडा भी थोड़ा समझ लेते हैं, और देखते हैं कि जिन वर्षों में 2000, 2001, 2002 और 3 ऐसे जो वर्ष थे जिसमें सेल्स की डी ग्रोथ थी, प्रॉफिट्स की डी ग्रोथ थी, क्या उसका कुछ इफेक्ट हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही पीरियड है जब सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों डी ग्रोथ में थे, लाइफ टाइम हाई नहीं थे, तो हमारा स्टॉक भी एक रेंज में था। और जैसे ही 2005 में लाइफ टाइम हाई सेल्स और लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स मिले, तो स्टॉक ने अपनी वो रेंज छोड़ के एक नए रेंज बनाई है। सेम वही चीज हमें अगली डी ग्रोथ के फेज 2014-15 में देखने को मिलती है, जब लाइफ टाइम हाई सेल्स और प्रॉफिट्स नहीं थे, तो स्टॉक भी उसी
निर्धारित रेंज में ही घूम रहा था और जैसे ही प्रॉफिट्स लाइफ टाइम हाई हुए तो स्टॉक भी अपनी रेंज से बाहर निकल के नई दिशा की ओर चल पड़ा। और 2019-20 के अंदर में भी आपको वही चीज ही देखने को मिलेगी कि लिमिट से निकलने के लिए उसको लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स ही चाहिए थे, और जैसे ही प्रॉफिट्स मिले स्टॉक ने उस रेंज से बाहर निकल गया। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस हमेशा ही प्रॉफिट्स और सेल्स के पीछे पीछे ही भागता है, उनसे ज्यादा दूर नहीं चल सकता है। चाहे रैली हो चाहे करेक्शन हो, हमेशा उनके साथ ही चलेगा। तो एज ए फाइनल असेसमेंट अलग अलग पैरामीटर जैसे कि सेक्टर ग्रोथ, क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और वैल्यूएशन को कंसिडर करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम इस कंपनी को 25 में से 21 पॉइंट्स देते हैं, और अपने पोर्टफोलियो में अगर चाहें तो 1 से 2% का हम वेटेज इसको एलोकेट कर सकते हैं। और फाइनली अपने इस प्रेजेंटेशन को विराम देने से पहले मैं एक बहुत सुंदर कोट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। इन द वर्ल्ड ऑफ मनी एंड इन्वेस्टिंग यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। ये आजकल का जो करेक्शन फेज चल रहा है उसके लिए बहुत ही ज्यादा जायज कोट मुझे लगता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। वी मे और मे नॉट बी होल्डिंग एनी पोजीशन इन दिस स्टॉक। प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।